हेलो दोस्तों। हम लोग आज दोस्तों हिंदी का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। हमारा प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा था, बीच में थोड़ा सा रुक गया था कुछ बहुत ज़रूरी कारणों से, और अभी फिर से शुरू कर दिया है हम लोगों ने। ये 11वां महा प्रैक्टिस सेट होगा हिंदी का। उससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हिंदी के और डाले गए थे, और ये सभी जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल के जो प्रश्न पेपर हैं उनसे मैं क्वेश्चन उठा कर आ रहा हूँ आपको। सभी पेपर्स में आपके लिए उपयोगी होगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में अगर हिंदी आता है ना तो आपके लिए उपयोगी होगा। आप तो बस प्रैक्टिस करते जाइए, हिंदी की बहुत कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। और जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए तो टेस्ट जैसा है, बहुत अच्छा है ना, कि उनको कितना आता है अपने आप को वो चेक कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बहुत सारी नई नई बातें जानने को मिलती रहेंगी हर एक प्रैक्टिस सेट में, तो सभी के लिए फ़ायदेमंद है। और दोस्तों अगर आप नए होंगे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें और आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ से संबंधित जनजाति वगैरह है ना, खनिज उद्योग वगैरह जो भी पढ़ना है हमारे चैनल पर आकर छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रैक्टिस सेट भी कराए गए हैं, और सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी कराए गए हैं, तो उनको भी आप लोग प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। सीजी व्यापम के मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कराया गया है, तो उनको भी आप लोग आकर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर, तो ये फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और बहुत मज़ा आएगा आपको। बताइएगा, बहुत आसान लगने लगेगा अब तो, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते जाएंगे ना तो बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, है ना। क्योंकि अच्छे अच्छे जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट होते हैं हर लेवल के प्रश्न पेपर में, है ना। चाहे उच्च लेवल का ही प्रश्न पेपर क्यों ना हो, आपको 2-4 प्रश्न तो बिल्कुल रिपीटेड मिलेंगे, है ना। तो ये फ़ायदा भी हमको पुराने जो पेपर हैं सॉल्व करने पर मिलता है। तो चलते हैं, पहला ही प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जो श्रृंगार शब्द है ना, इसकी शुद्ध वर्तनी मैं बता चुका हूँ पहले ही प्रैक्टिस सेटों में, और उसी के बारे में पूछा गया है। इनमें सही शब्द कौन सा है, ठीक है। तो वर्तनी के बारे में ही पूछ रहा है कि कौन सी वर्तनी सही है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये सी वाला जो लिखा है इसी प्रकार से लिखा जाता है श्रृंगार, और सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ध्यान से देखिए, श्रा में देखिए डबल लाइन नहीं है, है ना, एक ही लाइन है, और इसी में धोखा खाते हैं बच्चे, तो एकदम ध्यान से याद रखिएगा, सिर्फ एक ही लाइन रहता है। और इसको आप लोग अगर ध्यान रख लेंगे तो फिर ये कभी आपको, है ना, कभी आपसे यह गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो श्रृंगार कैसे लिखते हैं आप लोगों ने देख ही लिया है ना। तो चलते हैं आगे, और दूसरा जो प्रश्न है निधन विकार। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा, निर्विकार होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर संधि पूछ ले तो विसर्ग संधि है। निर्विकार करके अगर आपको डायरेक्ट शब्द भी देता है ना, तब भी आप लोगों को याद रखना है, जब भी ये रारेफ वाला जो ऊपर जो मात्रा लगती है ना, अधिकतर करके जो है विसर्ग संधि में ऐसा होता है। अगर बीच में लग रहा है ना, है ना, जहाँ पर संधि विच्छेद हो रहा है वहाँ पर अगर ये जो रा की मात्रा लग रही है तो बहुत, है ना, अधिकांश जो है विसर्ग संधि होता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगले वाले प्रश्न पर, और तीसरा प्रश्न जो है मन धन भाव। तो इसमें देखिए कई बच्चों को तो देखिए इसी को लगा देते हैं ए ऑप्शन को, जो कि क्या है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मनः जब विसर्ग जब होता है तो मनोभाव हो जाता है ना। और मनोभाव को शब्द को डायरेक्ट शब्द को देता है और पूछता है आपको कि इसमें कौन सी संधि है, तब आप लोग बताएंगे कि विसर्ग संधि है। ठीक है। अच्छा, अब सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, तो बच्चे को पता है सतजन होगा, है ना, सतधन जन होगा, और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे जो है समास की एकदम महत्वपूर्ण
और सीखने लायक प्रश्न आ रहे हैं, है ना। चलिए आप लोग अगर पढ़ चुके हैं तो सॉल्व करके बताइए मृगनयनी में कौन सा समास है। तो दोस्तों मृगनयनी किसी की विशेषता बताई जा रही है ना। जहाँ भी विशेषता की बात आती है ना, जैसे नील कमल, मतलब कमल कैसा है, नीला है जो कमल, है ना। तो जहाँ पर विशेषता होती है ना, विशेषता बताई जाती है किसी चीज़ की, कैसे नैनो वाली, मृग नैनो वाली, है ना। तो हिरण के जैसे नैनो वाली मृगनयनी। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जहाँ भी विशेषता की बात की जाती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश इसलिए करता हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठा रहेगा ना एक्सप्लेनेशन, उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा और आप दूसरों को भी समझा पाएंगे, है ना। और एक बार अगर उत्तर बताकर निकल जाऊँगा तो आपको याद नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो साथ दीजिएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, छठवां देखते हैं, पंचवटी में कौन सा समास है। तो देखिए पंचवटी में तो आपको बचपन से रटर उठाया है कि द्विगु समास है ना। द्विगु समास है क्योंकि पहला जो समासिक पद है, जो पहला जो पद है वो क्या है, पहला पद संख्यावाची विशेषण है। और ऐसा किस में होता है, ऐसा जो है आपके द्विगु समास में होता है। आपको ये बात पता है, लेकिन यहाँ पर तो द्विगु समास है ही नहीं। तो आपको जो नया दिखाई दे रहा है नई, नई है ना, नई, तो ये नई को ही लगा देते हैं कई बच्चे, है ना। कई और क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि दोस्तों नई तत्पुरुष समास इसमें नहीं होता है। एक्चुअली नई जो है तत्पुरुष समास का प्रकार है, ठीक है। और इसमें पंचवटी में यह समास नहीं होता है। अगर मैं पंचवटी की बात करूं तो 5 वट वृक्षों के समूह को पंचवटी कहते हैं। अगर द्विगु समास आपके ऑप्शन में नहीं है तो विशेष रूप से उस पंचवटी की बात की जा रही है जहाँ पर, है ना, हमारे श्री राम जी रुके थे, है ना। तो इसलिए आपको क्या है, एक विशेष अर्थ दे रहा है ना, एक विशेष जगह के बारे में बता रहा है। और जब भी दो समासिक, जब भी जो है दो पद मिलकर एक नए अर्थ को, है ना, एक विशेष अर्थ को विलक्षित करते हैं, है ना, एक विशेष जो है अर्थ को परिलक्षित करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर ही तो बहुब्रीहि समास होता है ना। तो छठवां का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, वानर का तद्भव रूप आपसे पूछा है। और वाह जब भी आता है, मैंने बताया था कि वाह अधिकतर तत्सम शब्दों में वाह रहता है सामने में, है ना। तो वाह जो है दोस्तों याद रखिएगा, तत्सम शब्दों में अधिकतर करके सामने में वाह रहता है। और इसका जो है जब बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो वाह जो है बा में बदल जाता है अक्सर करके। और वानर को आप लोग पता ही, आप लोगों को पता ही है कि बंदर बोला जाता है तद्भव रूप में, तो बंदर लगा दीजिए। और बंदर कैसे लिखते हैं यहाँ भी पता होना जरूरी है, क्योंकि देखिए इधर और बांदर दे दिया है ना, जो कि गलत है। तो बंदर ऑप्शन किस में है, बी ऑप्शन में है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, है ना। चलिए आज भी महा प्रैक्टिस सेट है, 34 प्रश्न है आज। और बीच में जो नई है ना, जो भी बातें मैं बताऊंगा उसको भी आप लोग अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। एक तो अगर नहीं हो सकता तो नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, है ना, ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सकें, ठीक है दोस्तों। और तद्भव और तत्सम पहचानने की ट्रिक भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट में बताई थी, तो उसको याद रखिएगा तो आसानी से पहचान लेंगे। चलिए दर्शन का तद्भव रूप है। तो दोस्तों दर्शन का देखिए, ऊपर देख रहे हैं आप लोग, रा की जो मात्रा लगी है, जब भी ऐसा होता है तो तत्सम शब्द होता है, आपको पता है। और दर्शन का अगर मैं तद्भव बताऊं आपको, तो दर्शन को बी, है ना, ऐसे लिखा जाता है तद्भव रूप में। और इसको आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, 8 प्रश्न हुए हैं अभी, जल्दी से ख़त्म करना है अगर, तो थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा। लेकिन मेरी थोड़ी आदत है कि मैं थोड़ा सा समझाने का ज़्यादा प्रयास करता हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा उसको आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। और स्लो लगता है स्पीड तो ज़रूर आप लोग जो है यूट्यूब से स्पीड करके देख लीजिएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट है ना। अगर आपको स्लो लगता है तो रिक्वेस्ट है कि स्पीड करके देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और निम्न
प्रश्न जो दिया हुआ है 9 से 12 तक के लिए, इसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसमें बोला गया है कि निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए शब्दों का सही अर्थ चिन्हित कीजिए। तो सही अर्थ चिन्हित करना है दिए गए शब्दों का। तो एक शब्द दे दिया गया है जैसे कटक। अब इसका सही अर्थ जो है ना, इसका जो सही अर्थ है जिस ऑप्शन में है उसको आप चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो कटक का मतलब एक्चुअली दोस्तों सेना होता है। ठीक है, अच्छा, सेना शब्द बहुत प्यारा शब्द है। प्यारा शब्द इसलिए क्योंकि इसके अच्छे अच्छे बड़े है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे अर्थ होते हैं। तो कटक शब्द आप एक पहले तो आप ये याद रखिए, सेना मतलब क्या होता है, कटक होता है। अच्छा, एक और नाम होता है अनिक। क्या होता है, अनिक। ठीक है, तो अनिक भी बोलते हैं, अनिकिनी भी बोलते हैं सेना को। तो इस बात को याद रखिएगा, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका समानार्थी शब्द है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। देखिए खग्रास मतलब देखिए सूर्य ग्रहण भी दिया है, चंद्र ग्रहण भी दिया है और राहु काल भी दिया है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो संपूर्ण जो सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को कहते हैं आपका खग्रास बोलते हैं, है ना, डी। अच्छा, डी ऑप्शन लगा देता हूं मैं, पेन पकड़ा नहीं था, अब पकड़ लिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो संपूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को ही क्या बोलते हैं, खग्रास बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगर हम लोग चलें तो थुक्का फजीहत, तो इसका अर्थ ऐसा लग रहा है जैसे बेइज्जती, है ना, कोई बेइज्जती कर रहा है ना। लेकिन थुक्का फजीहत का मतलब होता है धिक्कार। क्या होता है, धिक्कारना, है ना। और इसी को आपको यहीं पर फंसा देता है, कुछ ना कुछ नया दे देता है जब भी ना। तो वहाँ पर आप टेंशन मत लिया करें, पेपर में उसको छोड़ ही दिया करें, क्योंकि एक दो प्रश्न तो आपको जानबूझ के परेशान करने के लिए देगा, है ना। वहाँ पर अपने माइंड को सेट रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल छोड़ दिया करें आराम से, और जो प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं उनको बहुत ही, है ना, प्यार से सॉल्व किया करें, तो कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो थुक्का फजीहत मतलब होता है धिक्कार। चलिए आगे चलते हैं। और काल का एक अर्थ है समय और दूसरा अर्थ पूछा हुआ है। तो काल का अर्थ, एक अर्थ जो है दोस्तों, काल का एक अर्थ है मृत्यु भी तो होता है ना, है ना, कि आपका काल आने वाला है ना, ऐसा बोलते हैं ना। और मृत्यु होता है, ये तो आप सभी को पता ही रहा होगा, तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है। पानी का एक अर्थ है जल। ठीक है, पानी का एक अर्थ है जल और दूसरा अर्थ पूछा हुआ है। तो पानी का दूसरा अर्थ होता है दोस्तों सम्मान, है ना। एक आपने सुना होगा, दोहा सुना होगा कि भाई रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, है ना, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो सभी के लिए अलग अलग अर्थ लिए हुए है पानी जो शब्द है ना। तो वही बात है कि पानी का अर्थ जो है सम्मान भी होता है। ठीक है, तो एक बढ़िया दोहा भी मैंने आपको याद दिला दिया, जिससे आपको अब अच्छे से याद रहेगा। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है, क्योंकि ये शब्द जो है इसके अर्थ अचानक पूछे गए हैं, है ना, अचानक ध्यानक पूछे गए हैं, तो इसीलिए वहाँ पर कठिन लगा होगा बच्चों को, हो सकता है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है और रण क्षेत्र भी कहा जाता है ना। तो वास्तव में लेकिन हमने अधिकतर सुना है कि रण क्षेत्र है एक, है ना, कुरुक्षेत्र जो है रण क्षेत्र है। तो रण क्षेत्र आप लगा सकते हैं, बिल्कुल टिक कर सकते हैं, लेकिन दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन उत्तर क्या लिया था, रण क्षेत्र। ठीक है, तो मैं जो उत्तर लिया था वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, और अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अब आया गजब का प्रश्न, है ना। इसमें अगर एक भी आपको याद नहीं होगा ना, तो आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, और वैसे तो इसमें बड़ा ही आसान ऑप्शन दे दिया है, एक ऑप्शन मही मतलब तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी होता है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, मेदिनी मतलब भी पृथ्वी होता है
क्षिति मतलब भी पृथ्वी होता है। और अंबर मतलब दोस्तों देखिए, ये तो आपको दिखाई दे दिया है ना, अंबर तो आपको दिखाई दे ही दिया कि इसका मतलब तो भैया पृथ्वी नहीं होता है ना। और अगर पृथ्वी का और अर्थ पूछे तो ईला मतलब भी पृथ्वी होता है, वसुधा मतलब भी पृथ्वी होता है ना, अवनी मतलब भी पृथ्वी होता है। तो ये सब भी याद रखिएगा पर्यायवाची में। तो दोस्तों अंबर का मतलब तो आप लोगों को पता ही है ना। वैसे तो अनेकार्थी शब्द है अंबर जो है, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है। और हम अंबर जो है गगन को भी बोलते हैं, गगन मतलब आकाश को भी बोलते हैं अंबर, है ना। तो अनेकार्थी शब्द है, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे, और आगे कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं देख लेता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रश्न सॉल्व करते हैं। और 16वां प्रश्न भी उसी प्रकार का प्रश्न है कि पुष्प का पर्यायवाची नहीं है ना, कौन सा नहीं है पूछा गया है। और अगर पुष्प की मैं बात करूं तो आपको पता ही होगा कि पुष्प मतलब प्रसून होता है। अगर नहीं पता है तो दोस्तों सुन लीजिए, प्रसून होता है। ये पदम जो दिया हुआ है ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, है ना, वास्तव में पदम नहीं होता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपके लिए सही है, बी ऑप्शन। कुसुम मतलब भी क्या होता है, पुष्प होता है। और कुसुम मतलब तो आपको शायद पता रहा होगा, सुमन मतलब भी पता रहा होगा कि फूल ही होता है, फूल मतलब पुष्प होता है ना। तो ये आसान लगा होगा आपको, क्योंकि आपको पता रहा होगा कि पुष्प मतलब सुमन भी होता है, कुसुम भी होता है। शायद प्रसून ना पता रहा होगा तो उसमें कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन मुझको लगता है कि बहुत सारे बच्चों को पता रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, और आगे वाले प्रश्नों के लिए हमको निर्देश दिए गए हैं। निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो ले दे के एक ही बात बोल रहा है कि विलोम हमको चयन करना है। तो दोस्तों प्राचीन मतलब आपको पता ही है कि पुराना जो चीज़ होती है ना, पुरानी जो चीज़ होती है उसको प्राचीन कहते हैं। बहुत पुरानी जो चीज़ें होती हैं तो उसका जो है अगर विलोम मैं बताऊं तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्वाचीन होता है, जिस शब्द से आप शायद परिचित नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो अर्वाचीन मतलब क्या होता है, नया होता है एक प्रकार से, है ना। तो इस बात को भी याद रखिएगा। कृतज्ञ का अगर विलोम बताऊं तो कृतघ्न होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल लगा लीजिए। और विनीत की अगर बात करूं तो विनीत मतलब जो है सौम्य जो होता है, जो विनय है ना, विनय का मतलब तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, अनुनय विनय मतलब जो थोड़ा सा उदार प्रवृत्ति का होता है, जो थोड़ा सा नम्र प्रवृत्ति का होता है, उसको कहते हैं विनीत, है ना। और अगर उसी के विपरीत हम लोग चले जाएं तो उग्रवाद आ जाता है ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उग्र। और इहलोक, तो इहलोक मतलब इसी लोक के बारे में बात किया जा रहा है। और इसका जो विपरीत जो अर्थ देने वाला है दोस्तों, वह जो है परलोक है। तो लगा लीजिए ऑप्शन सी, और बी का सी बिल्कुल सही है। उपेक्षा की अगर बात करूं तो उपेक्षा का विपरीत शब्द जो है अपेक्षा है दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। 22 से 26 जो प्रश्न हैं और जो है इसके जो निर्देश हैं वो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं दोस्तों। इसमें एक वाक्य के लिए जो है एक शब्द देना है ना, एक पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है, या इसी को इस तरह से भी पूछा जाता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो चलें दोस्तों, चलिए 22वां देखते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, तो उसी को तो दोस्तों अन्योदर बोलते हैं, अन्य उदर, है ना, अन्य के उदर से उत्पन्न तो अन्योदर बोलते हैं। अगर अपने ही माता है ना से उत्पन्न कोई भाई है तो उसको सहोदर बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा।
चलिए, जिसके बराबर का कोई ना हो उसी को तो अनुपम बोलते हैं दोस्तों, है ना। जिसकी किसी को, है ना, जिसकी किसी को उपमा ना दी जा सके उसी को तो अनुपम बोलते हैं। तो बी लगा लीजिए। अच्छा, मैंने एक प्रैक्टिस सेट में पूछा था कि गोद में सोने वाली जो स्त्री है उसको क्या, है ना, क्या क्या बोलते हैं, पूछा था मैंने, है ना। तो अंक साइनी पूछा था, वास्तव में मैंने अंक साइनी के लिए अनेक शब्द पूछा था। तो वही प्रश्न आ गया है आपके सामने। हालांकि आपने कमेंट में उत्तर नहीं दिया था, लेकिन मैंने पूछा ज़रूर था कि अंक साइनी के लिए अनेक शब्द बताइए। तो दोस्तों, अंक साइनी होता है गोद में सोने वाली स्त्री, ठीक है। अंक मतलब गोद होता है, मैंने बताया था ना एक प्रैक्टिस सेट में। तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि गोद में जो सोने वाली स्त्री है उसको अंक साइनी कहते हैं, है ना। मतलब गोद में सोने वाली स्त्री, या उसी को अगर सिंपल भाषा में हम लोग बोले तो गर्लफ्रेंड भी बोल सकते हैं, है ना। अभी के दौर में बोले तो, है ना। और पुराने ज़माने में क्या बोलते थे, मेरी प्यारी अंक साइनी गजगामिनी, ऐसी जो है क्या देते थे, ऐसी उपमा देते थे। तो याद रखिएगा, गोद में सोने वाली स्त्री को बोलते हैं अंक साइनी। और प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट में। मैंने बता दिया है पहले ही, कमेंट में बताइएगा अगर आपको याद है तो। और चलिए अगले प्रश्न पर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि आजकल दुख ज़्यादा है तो अधिकतर लोगों का जो है विश्वास भगवान से उठ चुका है ना, ईश्वर से उठ चुका है। लेकिन, है ना, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ईश्वर पर देखिए, विश्वास अगर है तो जब कष्ट आता है तो, है ना, वो विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना। क्योंकि देखिए, अगर कर्मों का फल मिल रहा है कहीं पर, अच्छा भी मिलेगा बुरा भी मिलेगा, हर कर्म तो अच्छे तो नहीं होते हैं, तो वहाँ पर फिर ईश्वर को बीच में क्यों ला रहे हैं। फिर हमको गलत मिल गया, हमको अच्छा मिल गया, है ना। जब अच्छा मिलता है तब तक तो भगवान को पकड़े रखते हैं, उसके बाद गलत सलत बोल देते हैं, तो वो गलत बात है। एक तो आप भगवान को, है ना, मत मानिए, कर्म पर विश्वास रखिए, है ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। और गलत सलत बोलने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो है ना, अलग बात है। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। कष्ट से संपन्न होने वाला, तो दोस्तों कष्टकारी तो नहीं होगा। देखिए, कई बच्चों को लगता है कि कष्ट से जो संपन्न होने वाला है वो कष्टकारी है ज़रूर, है ना, वो कष्टप्रद है ज़रूर, और इसी को लगाकर आ जाते हैं इनमें से एक को, है ना, और हो जाता है गलत, है ना। इसका उत्तर होगा कष्ट साध्य, ठीक है, कष्ट से संपन्न होने वाला। तो शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। कष्टकारी, जिससे कष्ट मिलता है ना, जो कष्टप्रद है मतलब जिससे हमको किसी प्रकार का कष्ट मिल रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का कष्ट हमको वो प्रदान कर रहा है तो कष्टप्रद है। लेकिन कष्ट से संपन्न होने वाला जो है उसको बोलते हैं कष्ट साध्य, ठीक है। तो याद रखिएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरे यार, ये बीच में 1 मिनट में ज़रा सा नेट को बंद नहीं कर पाया था, नेट बंद कर दिया आप। चलिए, अब नहीं आएगा ऐसा कुछ भी बीच में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 27वें में, बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं। तो बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं, तो घबराते हैं। तो ये भी अच्छी सही बात है कि घबराते भी हैं और पछताते भी हैं, शर्माते हैं, कई लोग चिल्लाते हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, इसमें बी ऑप्शन सही लिया गया था, है ना। बुरा काम करने के पश्चात क्या होता है, लोग शर्माते हैं, ऐसा लिया गया था। तो क्यों लिया गया था, इसमें तो चारों ऑप्शन लगभग सही लग रहे हैं ना। अब इसी को क्यों लिया गया था मुझको समझ नहीं आया, लेकिन बुरा काम करने के पश्चात लोग शर्माते हैं, यही आंसर लिया गया था, ठीक है दोस्तों। और कान काटना मुहावरे का अर्थ है। तो कान काटना देखिए क्या होता है,
कान काटना को क्या बोलेंगे दोस्तों? चतुर होना, मूर्ख होना, कटखना कटखना होना, विनम्र होना। तो कान काटना मतलब दोस्तों एक्चुअली होता है चतुर होना, ठीक है। वह तो कान काटने वाला है मतलब चतुर है। तो 28वां का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ऊपर वाला जो प्रश्न था 27वां, उसमें बुरा काम करने के पश्चात वाला जो प्रश्न है उसमें जानबूझकर ऐसे ऑप्शन दिए गए थे जिससे बच्चों को फंसाया जा सके, है ना। और कुछ भी आंसर ले लेता है कभी कभी बोर्ड अपने हिसाब से। तो ऐसे प्रश्नों में आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, 1-2 प्रश्न छोड़ने के लिए ही आते हैं, ठीक है। तो यही बताने के लिए मैं इस प्रश्न को इसमें ले लिया था, बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना, तो ये भी आपके लिए इसका भी अर्थ पूछा हुआ है। और जैसा कि कान काटना का अर्थ पूछा हुआ था, ये देखिए लास्ट में ना आता है अधिकतर करके मुहावरों में, लास्ट में ना आता है अधिकतर करके मुहावरों में। और मुहावरों को पहचानने के लिए भी कभी कभी प्रश्न आते हैं कि कौन सा मुहावरा है, कौन सा लोकोक्ति है ना। तो ना जहाँ पर लास्ट में अधिकतर जहाँ पर लास्ट में ना आता है वो मुहावरे होते हैं और अपने आप में जो है अधूरे होते हैं। मुहावरे जो होते हैं अपने आप में अधूरे होते हैं, ठीक है। इन बातों को भी याद रखिएगा। और तलवार की धार पर चलना का अर्थ है, तो तलवार की धार पर चलने का अर्थ होता है कठिन कार्य करना। मैं तो तलवार की धार पर चल रहा हूँ, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, तो कठिन कार्य करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और 30वां जो प्रश्न है, चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है? तो चिकना घड़ा, तुम तो यार चिकने घड़े हो, ऐसा बोलते हैं ना, इसका मतलब यह है कि निर्लज्ज व्यक्ति है ना। चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज्ज होना। तो सी लगा दीजिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और 31वां का है, देखिए क्या पूछा हुआ है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना। तो उड़ती चिड़ियों के पंख मैं तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने वाला हूँ, ऐसा बोलते हैं कभी कभी। तो इसका मतलब ये है कि वो अनुभवी है ना। यह बोलने का अर्थ यह होता है कि यह बताया जाता है कि मैं अनुभवी हूँ या वह अनुभवी है, ठीक है। तो अनुभव होना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप सफ़ेद झूठ मत बोलिए, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। मतलब सफ़ेद झूठ का मतलब ये है कि सच होना ये नहीं है ना। सफ़ेद मतलब ये नहीं कि सच होना, तो ये ऑप्शन कोई लगा देगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है, सफ़ेद झूठ का मतलब पूर्णतः झूठ, है ना, पूर्णतः असत्य। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर। पत्थर की लकीर होने का अर्थ है, मतलब ऐसी बात जो अमीठ हो। मेरी बात जो है पत्थर की लकीर है, मतलब अमीठ है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 33वां का सी बिल्कुल सही है। चलिए 4 प्रश्न और बाकी रह गए हैं, अच्छे प्रश्न हैं वैसे। डोरे डालना का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है, प्रेम में फांसना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना। तो जो पढ़ा होगा वो आसानी से लगा लेगा, प्रेम में फांसना, है ना। डोरे डालना मतलब प्रेम में फांसना। और अगला जो दिया हुआ है, तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ है? तो अगर मैं सीधे बताऊं दोस्तों तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपके लिए, है ना। 35वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेन पकड़ लेता हूं और आपको टिक लगा देता हूं आपके लिए। 35वां का बी बिल्कुल सही है। चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है, तू डाल डाल तो मैं पात पात, मतलब चालाकी का उत्तर मैं, है ना। तू अगर चालाकी करेगा तो मैं तुझसे ज़्यादा चालाकी कर सकता हूँ, है ना, यही तो बोलना चाहता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 35 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।
2 प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं फटाफट। 9 दिन चले 2.5 कोस। ओहो, ये वाला प्रश्न जो है बहुत बार पूछा हुआ है। और 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में काम करना, है ना, कम काम करना, तो हरामखोरी करना, ये सब ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। और अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों इसका उत्तर, तो बहुत धीमी गति से काम करना होगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए एकदम करीब करीब दिए हुए हैं, इसीलिए मैं पढ़ के बता रहा था आपको कि देखिए 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब 9 दिन में 2.5 कोस बस चला है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत धीमी गति से काम कर रहा है ना। तो बहुत धीमी गति से चलना दिया है। देखिए ऑप्शन देखिए एकदम करीबी ऑप्शन है। चलना अगर कोई सोच ले तो गलत हो जाएगा, है ना। तो अगर चलना सोच ले तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे सामान्य अर्थ निकल रहा है ना। चलने की तो बात की ही गई है, और जो कि मुहावरा, जबकि मुहावरा जो है विशेष अर्थ देता है। और देखिए अगला अगर ऑप्शन देखेंगे, अधिक समय में कम काम करना, है ना, तो ये भी एकदम करीब का ऑप्शन लग रहा है, जबकि उत्तर आपका होगा बहुत धीमी गति से काम करना। अब लास्ट प्रश्न आपका बाकी है 34वां। कबीर जी जो हैं, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो सभी को पता है दोस्तों कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं कबीर जी। और कभी कभी ऐसे प्रश्न भी उठा लेता है, अचानक किसी महान कवि लेखक के बारे में पूछ लेता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा कंप्लीट हुआ। और अगर आपको थोड़ी भी अच्छी नॉलेज जानकारी मिली है ना, अगर आपको नया जानने को मिला है और थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।